Subscribe Kalyani Online Classes channel for all नमस्कार exams. दोस्तों, आज हम बात करेंगे शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर कल्याणी ऑनलाइन क्लासेस। इसी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है यूजीसी नेट और शिक्षा शास्त्र को लेकर, यूजीसी नेट शिक्षा शास्त्र एवं असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड और शिक्षा शास्त्र को लेकर, इसी सीरीज का तीसरी हमारी यूनिट है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। और इससे पहले जो फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है और उसके पश्चात स्पेशल एजुकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। दोनों के नोनो वीडियो आपको दिए जा चुके हैं। अब हम शुरू करेंगे अपना एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, और उसके बाद हम टीचर एजुकेशन पर आएंगे और साथ साथ जो है रिसर्च भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। 1 या 2 दिन के अंदर रिसर्च को हम शुरू करेंगे। और कारण यही है कि आप लोगों का अधिक से अधिक फ़ायदा हो, जल्दी आप सारी चीज़ों को कवर करें। प्रयास यही है हमारा सारी यूनिट्स को जल्दी शुरू करने का। पूर्वानुमान करना, योजना बनाना, संगठन बनाना, आदेश देना, समन्वय करना ही क्या है, ये प्रबंधन है, ऐसा हेनरी फॉल महोदय का कथन है। तो दोस्तों, प्रशासन और प्रबंधन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान ना होइएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे कि सारे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो आपको हम दे पाएँ। एक दिक्कत ये है शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन में, मैंने देखा है कि एक बहुत अच्छी बुक्स का मिलना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, और साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जो प्रेजेंट टाइम में बुक्स हैं हमारी, खासकर हिंदी माध्यम में, तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन निश्चिंत रहिए, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छा मैटर आपको दे पाएँ। और एक बात आपसे और कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो अपने बहुत सारे मित्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की या यूजीसी नेट की, उनको जो है फ़ायदा हो सके और वो जो चाहते हैं वो कर सकें। तो दोस्तों, आइए बिना कोई देर किए हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, पार्ट फर्स्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रबंधन है प्रयोगात्मक विज्ञान, व्यावहारिक विज्ञान, कला एवं विज्ञान एवं कला दोनों। दोस्तों, अगर प्रबंधन की बात करें, प्रबंधन कला है या विज्ञान है, तो ये जो है कला भी है और विज्ञान भी है। जो प्रबंधन है, इसका जो डी ऑप्शन है वो ठीक है। विज्ञान एवं कला दोनों हैं प्रबंधन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमारा पहला ऑप्शन है प्रबंधन प्रशासन से ऊपर है। दूसरा हमारा ऑप्शन है प्रशासन प्रबंधन से ऊपर है। तीसरा हमारा ऑप्शन है प्रबंधन एवं प्रशासन एक हैं। और डी ऑप्शन है हमारा प्रबंधन एवं प्रशासन दोनों भिन्न अनुशासन हैं। दोस्तों, अगर सत्य कथन की बात करें इस क्वेश्चन में, तो जो हमारा बी ऑप्शन है, प्रशासन प्रबंधन से ऊपर होता है, यह उत्तर जो है इस क्वेश्चन का ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। प्रिंसिपल्स एंड ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट निम्न में से किसकी चर्चित रचना है? प्रिंसिपल्स एंड ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। दोस्तों, इसके हमारे ऑप्शंस हैं फ्रेडरिक टेलर, दूसरा ऑप्शन है मैक्स वेबर, तीसरा ऑप्शन है मैकग्रेगर, और डी ऑप्शन है एल्टन मेयो। दोस्तों, जो इसके ऑप्शंस हमारे सामने थे चारों, इसमें से अगर सही उत्तर हम देखें तो जो प्रिंसिपल एंड ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करें तो फ्रेडरिक टेलर जो हैं इसके लेखक हैं, इस रचना के फ्रेडरिक टेलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण संस्थाओं में समाजोपयोगी उत्पादन कार्य जैसा विषय, दोस्तों जैसा विषय को
संचालित करने की संस्तुति किसने दी? ध्यान रखिएगा, समाजोपयोगी उत्पादन कार्य जैसे विषय को संचालित करने की अनुमति किसने दी? पहला हमारा ऑप्शन है राममूर्ति कमेटी, दूसरा हमारा ऑप्शन है दुर्गा भाई देशमुख कमेटी, तीसरा ऑप्शन है हमारा ईश्वर भाई पटेल कमेटी और चौथा ऑप्शन है हमारा ताराचंद कमेटी। तो दोस्तों, शिक्षण संस्थाओं में अगर समाजोपयोगी उत्पादन कार्य की अगर बात करें तो जिस कमेटी ने उसकी संस्तुति की थी उसका नाम था ईश्वर भाई पटेल कमेटी। यही एक वो कमेटी थी जिसने कहा था कि समाज उपयोगी जो उत्पादन कार्य हैं वो शिक्षण संस्थाओं में इस प्रकार के जो कोर्सेज़ हैं उनको संचालित किया जा सकता है। और तभी उसके बाद जो है इस कमेटी की संस्तुति के पश्चात जो है शिक्षण संस्थाओं में जो है जो वोकेशनल कोर्सेज थे उनको शुरू किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, कोठारी शिक्षा आयोग ने राष्ट्रीय शिक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु माध्यमिक शिक्षा को निम्नांकित में से संबद्ध करने का सुझाव दिया। हमारे जो इसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है प्राचीन संस्कृति, दूसरा ऑप्शन है हमारा उत्पादकता, तीसरा ऑप्शन है आधुनिकीकरण और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त बी और सी दोनों। तो दोस्तों, अगर कोठारी शिक्षा आयोग की बात करें जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए जो माध्यमिक शिक्षा को संबंध करने की उसने बात कही है, वो बात कही है उसने आपका उत्पादकता और आधुनिकीकरण दोनों। तो इसका जो डी उत्तर है वह सही है। कोठारी आयोग कहता है कि उत्पादकता और आधुनिकीकरण दोनों को ही जो है संबद्ध करने की उसने सुझाव दिया। तो इसका जो डी ऑप्शन है उपरोक्त बी और सी दोनों, ये इसका उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रबंधन अन्य व्यक्तियों के प्रयासों के माध्यम से परिणामों की प्राप्ति है। पुनः देखें, प्रबंधन अन्य व्यक्तियों के प्रयासों के माध्यम से परिणामों की प्राप्ति है। हमारे ऑप्शन से कुंट्ज़, बी ऑप्शन टेरी, सी ऑप्शन है लॉरेंस ए एप्ले और डी ऑप्शन है टेलर। दोस्तों, जो इसका जिसने ये कहा है कि प्रबंधन अन्य व्यक्तियों के प्रयासों के माध्यम से परिणामों की प्राप्ति है, इसका जो उत्तर है वो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। कुंट्ज़ जो हैं उन्होंने ये बात कही है। अगला प्रश्न देखते हैं, शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य है ढांचागत सुविधाओं को प्रभावपूर्णता एवं कुशलता में वृद्धि करना, ढांचागत सुविधाओं की प्रभावपूर्णता एवं कुशलताओं में वृद्धि करना, बी ऑप्शन है हमारा कार्य संतुष्टि में वृद्धि करना, सी ऑप्शन है अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण में सुधार और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, अगर प्रबंधन के उद्देश्य की हम बात करें शैक्षिक प्रबंधन के, तो इसमें उपरोक्त डी जो ऑप्शन है वो ठीक है। इसका उद्देश्य होता है ढांचागत सुविधाओं की प्रभावपूर्णता एवं कुशलता में वृद्धि करना, कार्य संतुष्टि में वृद्धि करना और अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण में सुधार करना। तो इसके जो तीनों ऑप्शन हैं वो तीनों सही हैं और डी ऑप्शन इसका सही यहाँ पर माना जाएगा। की तरफ हम बढ़ते हैं, नौकरशाही सबसे प्रभावी व्यवस्था समझी जाती है क्योंकि। इसके हमारे ऑप्शंस हैं, यह नियमों पर बल देती है, यह अनौपचारिक संबंधों पर बल देती है, अगला ऑप्शन है यह संगठन के मानवीय तत्वों पर बल देती है और डी ऑप्शन है हमारा यह कार्य हेतु बृहद स्वतंत्रता प्रदान करती है। ये दोस्तों इसके चार ऑप्शंस थे कि नौकरशाही सबसे प्रभावी व्यवस्था समझी जाती है, उसका क्या कारण है। तो दोस्तों, अगर नौकरशाही की बात करें तो नौकरशाही इन चारों ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो नौकरशाही के लिए सबसे जो सुटेबल ऑप्शन है वो पहला वाला है, यह नियमों पर बल देती है। यही इसका सही उत्तर भी है।
इसके अलावा औपचारिक संबंधों की बात करें या मानवीय तत्वों पर बल देती है या कार्य हेतु बृहत स्वतंत्रता प्रदान करती है, तो ये इस क्वेश्चन को देखते हुए सही उत्तर नहीं है, इसलिए इसका उत्तर है वो ए, यह नियमों पर बल देती है, ये उत्तर इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का एक मुख्य तत्व है समय एवं गति अध्ययन। बी है हमारा सामान्यकरण। दोस्तों ये अमान्यकरण की जगह सामान्यकरण इसको पढ़िएगा प्लीज़। सामान्यकरण, समान वेतन व्यवस्था एवं अवैज्ञानिक क्रिया। दोस्तों वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का एक जो मुख्य तत्व है समय एवं गति अध्ययन है। पहला वाला इसका जो उत्तर है वह ठीक है। सामान्यकरण, समान वेतन व्यवस्था और अवैज्ञानिक क्रिया ये इसके उत्तर नहीं है। इसका जो ऑप्शन ए है समय एवं गति अध्ययन, ये इसका सही उत्तर है। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का एक ये मुख्य तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फेलो के प्रशासकीय उपागम के कितने तत्व हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 13। तो दोस्तों अगर फेलो के प्रशासकीय उपागमों के तत्वों की अगर बात करें तो इनके कुल मिलाकर जो टोटल तत्व हैं वो 14 हैं। 14 तत्वों की इन्होंने बात कही है जो प्रशासकीय उपागम इन्होंने दिए हैं। जो हमारा इसका एक वन लाइनर वीडियो या कंपैरेटिव कह सकते हैं या डिस्क्रिप्टिव वीडियो कहेंगे, डिस्क्रिप्टिव वीडियो जब दिया जाएगा तो उसमें सारे उपागमों की चर्चा की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। एस्पिरिट डी कॉस, एस्पिरिट डी कॉस का तात्पर्य है ऑप्शन ए एकता में अनेकता, ऑप्शन बी एकता में विभिन्नता, ऑप्शन सी विभिन्नता में एकता और डी है एकता में शक्ति। तो दोस्तों एस्पिरिट डी कॉस की अगर बात करें तो इसका मतलब है एकता में शक्ति। डी ऑप्शन इसका ठीक है। एकता में शक्ति जो है एस्पिरिट डी कॉस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रशासन एवं प्रबंधन की समस्याएं अंतिम रूप से मानवीय संबंधों की समस्याएं हैं, यह मानना था एल्टन मायो का, मैरी पार्कर फोलेट का, फेयोल का या टेलर का। दोस्तों जो प्रशासन एवं प्रबंधन की समस्याएं अंतिम रूप से मानवीय संबंधों की समस्याएं हैं, ये जो कथन है ये कहा गया है मैरी पार्कर फिलोट के द्वारा। जो ऑप्शन बी इसका ठीक है। जो मैरी पार्कर फिलोट हैं उन्होंने ये शब्द कहे हैं कि जो प्रशासन एवं प्रबंधन की समस्याएं अंतिम रूप से मानवीय संबंधों की समस्याएं हैं। तो इसका उत्तर ये ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रबंधन प्रक्रिया की प्रकृति, प्रबंधन प्रक्रिया की प्रकृति है कैसी है? समय बंधन, निरंतर, असंयोजक और प्रविध्यात्मक। दोस्तों प्रबंधन प्रक्रिया की जो प्रकृति है वो है एक निरंतर प्रकृति है, कंटिन्यूस जो है प्रकृति है। समय बंधन भी नहीं है, असंयोजक भी नहीं है और प्रविध्यात्मक भी नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है निरंतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रबंधकीय जाल की अवधारणा दी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रबंधकीय जाल की अवधारणा दी है, किसने दी है? ऑप्शंस हमारे हैं टेलर, बी ऑप्शन है हमारा वेबर, सी ऑप्शन है हमारा ब्लैक एवं माउंटन और डी ऑप्शन है फेयोल। दोस्तों प्रबंधकीय जाल की अगर बात करें, जो अवधारणा दी गई है वह अवधारणा दी गई है ब्लैक एवं माउंटेन के द्वारा। इन्होंने ही जो है जो
एडमिनिस्ट्रेटिव नेट की बात करें, ये अवधारणा इन्होंने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्ग लक्ष्य सिद्धांत दिया। मार्ग लक्ष्य सिद्धांत, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मार्ग लक्ष्य सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शंस हमारे हैं ब्लैक एवं माउंटेन, बी ऑप्शन बेबर, सी ऑप्शन है हमारा आरजे हाउस और फोर्थ ऑप्शन है हमारा फिडलर। दोस्तों, मार्ग लक्ष्य का जो सिद्धांत दिया गया है वो दिया गया है आरजे हाउस के द्वारा। आरजे हाउस ने ही ये सिद्धांत दिया है। और दोस्तों, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की बात करें, प्रशासन प्रबंधन की बात करें, तो इसमें कुछ टॉपिक जो है नए बदले हैं, नए बढ़े हैं, चाहे वो यूजीसी नेट में हो। और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में मैक्सिमम सिलेबस वही उठाकर रख दिया गया है जो आपका यूजीसी नेट का है, एनटी नेट का है। तो इसमें कुछ टॉपिक नए बढ़े हैं, आपके प्रबंधन में भी, प्रबंधन प्रशासन में जो नए बढ़े हैं, और एक दो टॉपिक और भी हैं, उन पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे अगर हमें समय मिलता है तब। और इसके साथ साथ जो 16 पेपर्स हैं लास्ट के समय में, जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं जीडीसी के, असिस्टेंट प्रोफेसर के, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप निश्चिंत रहिएगा, प्रयास मैं कर रहा हूँ अगर, और सफलता आपको मिलनी चाहिए, मेरा यही प्रयास है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। द लीडर ओपिनियन क्वेश्चनायर LOQ में कितने कथन हैं? ध्यान रखिएगा, LOQ की ये फुल फॉर्म भी है, द लीडर ओपिनियन क्वेश्चनायर में कितने कथन हैं? ऑप्शन A 20, ऑप्शन B 30, ऑप्शन C 40 और ऑप्शन D 50। तो दोस्तों, जो द लीडर ओपिनियन क्वेश्चनायर बनाई गई है, इसके अंदर जो पूरे कथन हैं वो कथन है 40। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पर्यवेक्षण की प्रमुख विशेषता है विश्लेषण करना, परामर्श प्रदान करना, संयोजक कड़ी या उपरोक्त सभी। दोस्तों, पर्यवेक्षण की अगर प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो विश्लेषण करना, परामर्श प्रदान करना और संयोजक कड़ी, ये तीनों ही उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। विश्लेषण करना, परामर्श प्रदान करना और संयोजक कड़ी, ये जो है इसके सही उत्तर में आएंगे। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आधुनिक पर्यवेक्षण प्रविधि आधारित है, ध्यान रखिएगा, आधुनिक पर्यवेक्षण प्रविधि किस पर आधारित है? ऑप्शन A है तानाशाही दृष्टिकोण पर, B ऑप्शन है जनतांत्रिक दृष्टिकोण पर, C ऑप्शन है अहस्तक्षेपी दृष्टिकोण पर और D ऑप्शन है रूपांतरण दृष्टिकोण पर। दोस्तों, अगर आधुनिक पर्यवेक्षण प्रविधि जो आधारित है वह आधारित है आपकी अहस्तक्षेपी दृष्टिकोण पर, मतलब कोई भी हस्तक्षेप उसके अंदर नहीं होगा। दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए जब किसी का भी दृष्टिकोण उस पर हस्तक्षेप न हो। ये जो है, अगर हस्तक्षेप नहीं होता है, ऐसा दृष्टिकोण चाहिए होता है आधुनिक पर्यवेक्षण प्रविधि में, और ये विधि भी इसी पर आधारित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षण को सुधारने का एक सुनियोजित कार्यक्रम है। ध्यान रखिएगा, ये कथन किसका है? शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षण को सुधारने का एक सुनियोजित कार्यक्रम है। ये कथन किसका है? ऑप्शंस हमारे हैं लिपले, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है हमारा हर्से एवं ब्लेंचार्ड। सी ऑप्शन है हमारा एडम्स एवं डीके और डी ऑप्शन है हमारा चेस्टर डी मैकनेवे। दोस्तों, शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षण को सुधारने का एक सुनियोजित कार्यक्रम है। ये जो कथन है ये है एडम्स एवं डिक्के का। एडम्स एवं डिक्के ने ये बात कही है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षण को सुधारने का एक सुनियोजित कार्यक्रम है और इसी के द्वारा ही जो शिक्षण कार्य है उसमें सुधार लाया जा सकता है। ये बात एडम्स ने कही है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रबंधक अधीनस्थों के सुझावों को सुनता है, परंतु उसे मानना या न मानना उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। यह विशेषता है, ध्यान रखिएगा। जो प्रबंधक है, मैनेजर है, अधीनस्थ जो उसके छोटे कर्मचारी हैं, उनके सुझावों को सुनता है, परंतु उसे मानना या ना मानना उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। ये कहा गया है इस क्वेश्चन में। ऑप्शंस हमारे हैं, मध्यवर्ती निर्णय शैली इसको कहा जाता है। बी ऑप्शन के अनुसार जनतंत्रीय शैली इसको कहा जाता है। सी ऑप्शन के अनुसार आधिकारिक शैली इसको कहा जाता है। और जो डी ऑप्शन है, इसको छद्म जनतंत्रीय शैली इसको कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है छद्म जनतंत्रीय शैली इसको कहा जाता है। कि इसलिए कहा जाता है इसको छद्म जनतंत्रीय शैली कि जो प्रबंधक होता है, अगर वो अपने अधीनस्थों की बात सुनता है, उनके सुझावों को सुनता है, तो देखिए आधिकारिक शैली इसको इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वो अपने निर्णय थोपता नहीं है। ठीक, रीज़न है कि प्रबंधक जो है अपने अधीनस्थों के सुझावों को सुनता है। अगर सुझाव अच्छे होते हैं तो उनको मान भी लेता है, और अच्छे नहीं होते हैं तो उसको नहीं मानता, या उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो छद्म जनतंत्री यहाँ पर जो है स्वतंत्रता अपने वो कर्मचारियों को दे रहा है। इतनी स्वतंत्रता है कि वो अपने सुझाव भी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर दे सकें, किसी भी समस्या में या किसी भी कंडीशन में वो अपने सुझाव दे सकें। हाँ, मानना या ना मानना ये प्रबंधक के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार की कंडीशन है या यह विशेषता है तो यह छद्म जनतंत्रीय शैली का एक उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। PERT बृहद स्वरूप है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिवाइज टेक्नोलॉजी का। बी ऑप्शन है हमारा प्रोग्राम एनहांसमेंट रिकंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का। सी ऑप्शन है हमारा प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक का। और डी ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है इस प्रश्न का, PERT का जो बृहद रूप है वो है आपका प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक इसका सही उत्तर है, जो PERT का एक बृहद रूप है। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। PERT का विकास हुआ। देखिए दोस्तों, अगर PERT की बात करें, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक इसकी फुल फॉर्म है। अगर इसके विकास की अगर हम बात करते हैं तो इसके ऑप्शंस हैं 1970 फर्स्ट ऑप्शन है, 1951 सेकंड ऑप्शन है, 1990 थर्ड ऑप्शन है, और 1958 आपका इसका डी ऑप्शन है फोर्थ। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है, जो PERT है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक जो है, इसके अगर विकास की बात करें तो इसका विकास हुआ था 1958 में। 1958 में इसका विकास हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। PERT जो प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक है का विकास किया, मतलब किसने इसका विकास किया था? इसके ऑप्शंस हैं हमारे। पहला ऑप्शन देखें, बॉस, एलन एवं हैमिल्टन ने। बी ऑप्शन है हमारा पीटर एफ ड्रॉकर ने। सी ऑप्शन है हमारा हैमिल्टन ने। और डी ऑप्शन है हमारा एल्टन मायो ने। तो दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है, जो PERT का जो विकास का श्रेय जाता है, वो जाता है बॉस, एलन एवं हैमिल्टन को। इसका ए जो उत्तर है वह इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। PERT का सूत्र है दोस्तों, ए ऑप्शन है TE = TO + 4TM + TP by 6। बी ऑप्शन है T = TO + 6TM + 4TP/4। सी ऑप्शन है TE = TP + 4TO + 6TM/2।
और डी ऑप्शन है T = TO+4 TM + TP/4। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है A, जो इसका सूत्र है। दोस्तों इसको ठीक से आप देखिएगा, इसको याद भी कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है और अक्सर ये सूत्र आता है। इसी सूत्र से जो है हम इसको ज्ञात करते हैं। प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक को इसमें याद किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। PERT में के सूत्र में TEM दर्शाता है, किस चीज़ को ये दर्शाता है, ये इसमें पूछा गया है जो TM है। तो दोस्तों इसके जो सही उत्तर उसमें दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं, उसमें 4 इसके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है प्रत्याशित समय को दर्शाता है। दूसरा आपका ऑप्शन है आशान्वित समय को दर्शाता है। सी ऑप्शन है संभव समय को दर्शाता है। और डी ऑप्शन है निराशाजनक समय को दर्शाता है। तो दोस्तों जो TM है वो दर्शाता है संभव समय को। जो संभव समय है उसको दर्शाने का जो है इसका TM को इन्होंने लिया है, TM इसको दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगठनात्मक विकास एक ऐसा प्रयास है जो व्यवहारिक विज्ञान के ज्ञान का प्रयोग कर संस्थागत प्रक्रियाओं में नियोजित हस्तक्षेपों द्वारा संस्थागत प्रभावशीलता एवं स्वास्थ्य वृद्धि के लिए संस्था अनुसार नियोजित एवं प्रबंधित है। संगठनात्मक विकास एक ऐसा प्रयास है जो व्यवहारिक विज्ञान के ज्ञान का प्रयोग कर संस्थागत प्रक्रिया में नियोजित हस्तक्षेपों द्वारा संस्थागत प्रभावशीलता एवं स्वास्थ्य वृद्धि के लिए संस्थानुसार नियोजित एवं प्रबंधित है। ये किसका कथन है, किसने कहा है, इसको किसने दिया है? इसके हमारे ऑप्शंस हैं RL कॉन पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है WG बेनिस, तीसरा हमारा ऑप्शन है रिचर्ड बैकहार्ड और डी ऑप्शन है हमारा वॉस एवं एलन। तो दोस्तों जो इसका सही कथन है वो है रिचर्ड बैकहार्ड ने जो है इसको कहा है। ये कहते हैं संगठनात्मक विकास का एक प्रयास है, एक ऐसा प्रयास है जो व्यवहारिक विज्ञान के ज्ञान का प्रयोग कर संस्थागत प्रक्रिया में नियोजित हस्तक्षेपों द्वारा संस्थागत प्रभावशीलता एवं स्वास्थ्य वृद्धि के लिए संस्था अनुसार नियोजित एवं प्रबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वर्ष 1957 में CPM क्रिटिकली पाथ मेथड का विकास किसके द्वारा किया गया? ध्यान रखिएगा 1957 में CPM मतलब क्रिटिकली पाथ मेथड, क्रिटिकली जो पाथ मेथड है इसका जो विकास है वो किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शंस हमारे हैं ड्यूपेंट, बी ऑप्शन है रेंड और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है ए और बी दोनों, ड्यूपॉन्ट और रेंड, ये इसके दोनों उत्तर हैं इसके, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। किसने विद्यालय को बचपन का घर के नाम से पुकारा? बचपन का घर किसने कहा है विद्यालय को? हमारे ऑप्शंस हैं फ्रॉवेल ने पहला ऑप्शन है, पेस्टोलॉजी ने बी ऑप्शन है, रूसो ने सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है मॉन्टेसरी ने। तो दोस्तों अगर बचपन के घर की बात करें, जो विद्यालय को बचपन का घर कहा है वह कहा है पेस्टोलॉजी ने। पेस्टोलॉजी ने ही विद्यालय को बचपन के घर के नाम से पुकारा था, इसके नाम की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये है क्या है? मतलब ऑप्शन ए मानसिक विकास है, ऑप्शन बी शारीरिक विकास है, ऑप्शन सी ध्यान का विकास है और ऑप्शन डी भाषा का विकास है। तो दोस्तों अगर संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह है मानसिक विकास, को मानसिक विकास कहा जाता है, मानसिक विकास। अगला प्रश्न देखते हैं।
संगठनात्मक विकास स्थिर प्रक्रिया है, परंपरागत है, नियोजित एवं शोध आधारित है, और डी ऑप्शन है परिवर्तन का अभाव है। तो दोस्तों अगर संगठनात्मक विकास की बात करें तो जो संगठनात्मक विकास है यह है नियोजित एवं शोध आधारित है। डी ऑप्शन इसका ठीक है। संगठनात्मक विकास नियोजित होता है और शोध पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेतृत्व की शक्ति शैली के अंतर्गत निम्न में से कौन सी शैली आती है? क्वेश्चन दोबारा देखें एक बार। नेतृत्व की शक्ति शैली के अंतर्गत निम्न में से कौन सी शैली आती है? हमारे इसके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है निरंकुश नेतृत्व शैली, बी ऑप्शन है हमारा जनतंत्रीय शैली, सी ऑप्शन है हमारा निर्वाद शैली, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अगर नेतृत्व की शक्ति शैली के अंतर्गत शैली की बात करें तो उसके अंतर्गत जो निम्न शैलियाँ दी हैं वो सही हैं, उपयुक्त सभी। डी इसका उत्तर है। इसके अंदर निरंकुश नेतृत्व शैली भी आती है, जनतंत्रीय शैली भी आती है और निर्वाद शैली भी इसके अंतर्गत आती है। तो इसका जो उत्तर है वो उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, उपयुक्त विचार किसके हैं? ध्यान रखिएगा, शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, ये किसके कथन है? ऑप्शन है हमारे नॉर्टन, बी ऑप्शन है CEBT, सी ऑप्शन है यूनेस्को, और डी ऑप्शन है एल्टन मेयो का। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है, जो शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, नॉर्टन का जो है विचार है। नॉर्टन ने ये विचार दिया है, कहा है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसके सिद्धांत को वैज्ञानिक प्रबंधन का दृष्टिकोण भी कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, किसके सिद्धांत को वैज्ञानिक प्रबंधन का दृष्टिकोण भी कहा जाता है? ऑप्शंस हमारे सामने है टेलर, दूसरा ऑप्शन है हमारा हेनरी फेयोल, तीसरा ऑप्शन है लूथर गुलिक का, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो ये सिद्धांत का जो विचार है, सिद्धांत दिया है कि वैज्ञानिक प्रबंधन का दृष्टिकोण भी कहा जाता है सिद्धांत को। किसके सिद्धांत को जो है वैज्ञानिक प्रबंधन का दृष्टिकोण कहा जाता है? तो ये कहा जाता है टेलर महोदय के सिद्धांत को जो है वैज्ञानिक प्रबंधन का दृष्टिकोण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बैड डिसिप्लिन इज एन इविल विच कम्स यूजुअली फ्रॉम बैड लीडरशिप। ये क्वेश्चन नंबर 35 है। एक बार पुनः देखें। बैड डिसिप्लिन इज एन इविल विच कम्स यूजुअली फ्रॉम बैड लीडरशिप। जो बैड डिसिप्लिन है, इज एन इविल, वो एक बुराई है जो आती है बैड लीडरशिप से। ये कथन किसका है? टेलर का, मैक्स वेबर का, हेनरी फेयोल का या ड्रॉकर का? तो दोस्तों ये जो कहा गया कि बैड डिसिप्लिन इज एन इविल विच कम्स यूजुअली फ्रॉम बैड लीडरशिप, ये जो कथन है वो है हेनरी फेयोल का कथन है। सी ऑप्शन इसका सही है। हेनरी फेयोल ने जो है ये वाली बात कही है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल प्लानिंग IIEP की पेरिस में स्थापना की गई, मतलब कब की गई थी ये आपको बतानी है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल प्लानिंग IIEP की पेरिस में स्थापना। ऑप्शंस हमारे हैं। पहला ऑप्शन है 1991 में, बी ऑप्शन है हमारा 2005 में, सी ऑप्शन है हमारा 1997 में, और डी ऑप्शन है 1999 में। तो दोस्तों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो पेरिस में हुई है वो 1997 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
साउथ ईस्ट एशियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन SEAMEO की स्थापना की गई थी? ध्यान रखिएगा दोस्तों, साउथ ईस्ट एशियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई है? 1985 में, 1965 में, 1961 में या 1981 में? दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह उत्तर है 1965, 1965 में जो है साउथ ईस्ट एशियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन SEAMEO की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश मुक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1985 में, 1989 में, 1980 में या 1960 में? तो दोस्तों जो आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी है, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसका ऑप्शंस दिए ही हैं हमारे 1985, 1989, 1980 और 1960। लेकिन जो इसकी स्थापना हुई है वो हुई है 1985 में, आंध्र प्रदेश मुक्ति विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना का सुझाव किसने दिया? ध्यान रखिएगा, गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना का सुझाव किसने दिया है? पहला ऑप्शन से हमारा ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 ने इसका सुझाव दिया। दूसरा ऑप्शन है आचार्य राममूर्ति समिति 1990 ने इसका सुझाव दिया। सी ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में इसका सुझाव दिया गया, या डी ऑप्शन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसका सुझाव दिया गया। तो दोस्तों गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना का जो सुझाव दिया था, बात करें इसका सुझाव दिया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने ये वाली बात कही थी क्या? जो उन्होंने कहा था कि गति निर्धारक जो स्कूल हैं उनकी स्थापना होनी चाहिए इस प्रकार के। तो ये सुझाव जो है 1986 में दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP नेशनल न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? NAAC एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल की अगर बात करें, इसके मुख्यालय की बात करें NAAC की, तो इसकी मुख्यालय के ऑप्शंस दिए हैं हमारे नई दिल्ली पहला ऑप्शन है, बेंगलोर सेकंड ऑप्शन है, सी ऑप्शन चेन्नई है और डी ऑप्शन कोलकाता है। तो दोस्तों जो NAAC का जो हमारा हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर के अंदर, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल NAAC। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये हमारे क्वेश्चंस थे आज के, और मुझे पूरा विश्वास है और उम्मीद भी है क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। प्रयास किया गया है कि आपको अच्छे क्वेश्चंस दिए जा सकें, और एजुकेशनल मैनेजमेंट की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो बहुत कम ही क्वेश्चन आपको बुक्स में मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको करीब 250 या 300 क्वेश्चंस मैं दे पाऊँ इसमें, और अच्छे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। और मैं उम्मीद यही करता हूं कि आपको क्वेश्चन पसंद आए। अगर हाँ किसी क्वेश्चन को लेकर आपका डाउट है, कोई संदेह है, तो आप निसंदेह कमेंट्स बॉक्स में लिखें, उसको मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। अगर सही उत्तर है तब भी आपको बताया जाएगा, कोई कमी है तो उसको एक्सेप्ट करके सुधारा जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह हमारे साथ लगे रहें। मैं प्रयास ये करूँगा कि ये जो हमारा एक सिलसिला शुरू हुआ है ये लंबे समय तक साथ रहें, और जब तक साथ रहें जब तक आप सफल न हो जाएं। तो दोस्तों ये सीरीज़ का हमारा पहला वीडियो है, और इसके बाद कंटिन्यू पर डे हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ रिसर्च पर भी इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे। कुछ मित्रों का कहना है कि जो रिसर्च है वो शुरू हो जाए, तो मेरे साथ डॉक्टर नीरज यादव जी हैं। उनसे हमने कहा है कि वो रिसर्च का टॉपिक अगर देख लें तो बहुत अच्छा होगा, और उन्होंने इसके लिए अपना पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। तो निश्चित तौर पर 1 या 2 दिन में आपको जो रिसर्च के वीडियो हैं वो भी मिलने लगेंगे, क्योंकि रिसर्च में थोड़ा लंबा रहेगा, वीडियोस करीब 15 से 20 वीडियो रिसर्च में रहेंगे। लेकिन कोई नहीं, आपकी तैयारी बस अच्छी हो, आप तैयारी कीजिए और सफल होइए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।